Hello humankind, hope you all are fit and fine. So today we will start the ecosystem, the concept, factor and types. In the last video we already have covered about the environment and ecology. तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, क्या कंसेप्ट है इकोसिस्टम का, कितने फैक्टर्स हैं और कितने टाइप्स हैं. ओके, सिंपली पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है. बिल्कुल आप टेक्निकल टर्म से एकदम अलग हो जाए. आप समझें कि कोई सी भी जगह हमारे बायोस्फीयर के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. ये एक सिंपल टर्म्स में आपको बता रही हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जाएँ अर्थ के किसी भी कोने में, लाइक अगर आप लेक्स के पास जा रहे हैं, पॉन्ड्स पर, डेजर्ट में या हिल्स पर, या फिर आप अपनी फैमिली के अंदर देखिए. आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके बाद आपकी प्रोजेनी, एंड आपको अपने मतलब लिविंग रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड आ रहा है प्लांट से, आइदर प्लांट से आ रहा है अगर वेजिटेरियन है, या फिर एनिमल्स के थ्रू आ रहा है अगर आप मीट मतलब नॉन वेजिटेरियन है. तो ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. आपकी फैमिली आपका इकोसिस्टम है, ठीक है. जो लेक्स में जो फिशेस होती हैं या मतलब कुछ जो भी स्पीसीज़ वहाँ पर होती हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही हैं, वो एक इकोसिस्टम है. डेजर्ट में जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में भी वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वो उन प्लांट्स के थ्रू सनलाइट, एयर, वाटर, वट एवर इज़ देयर, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो एक इकोसिस्टम है. तो सिंपली आपको ये कहना है कि इकोसिस्टम वो जगह है हमारे पूरे बायोस्फीयर में, कहीं पर भी वो जगह जहाँ पर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है. अब इसको आप साइज़ के हिसाब से डिपेंड नहीं करेंगे. इसको हम देखते हैं कि एक छोटी से छोटी यानी कि एक ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम हो सकती है, और एक बड़े से बड़ा बायोस्फीयर यानी कि एक अर्थ को भी हम इकोसिस्टम कहते हैं, और एक ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम होती है. किस तरीके से? एक ड्रॉप का अगर आप एग्जाम्पल लें, ये एक ड्रॉप मैंने बना दी. इस ड्रॉप के अंदर हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने यहाँ पे जो भी हो सकता है ह्यूमिडिटी के साथ, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हो इस ड्रॉप में, वाटर को यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके उसने प्रोड्यूस किया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को. ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म फिर से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके, उस ड्रॉप के वाटर को यूटिलाइज़ करके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो क्या इनको बाहर, इस ड्रॉप से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं. तो वो एरिया जो खुद में सेल्फ सर्वाइव कर रहा हो, ये एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बनी हुई हो, जिसको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना हो, यहीं पे इनकी लाइफ कंप्लीट हो रही हो, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. अब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लेवल्स ऑफ इकोलॉजी. उन लेवल्स ऑफ इकोलॉजी में हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे देखा था ऑर्गेनिज्म, सेकेंड नंबर पे देखा था व्हाट, पॉपुलेशन, देन थर्ड नंबर पे था कम्युनिटी, और उसके बाद आता है इकोसिस्टम. तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ को बोलते हैं. पॉपुलेशन उसी सेम इंडिविजुअल की नंबर ऑफ स्पीसीज़ को हम पॉपुलेशन बोलते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में. और उसके बाद कम्युनिटी होता है, जब डिफरेंट स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो कम्युनिटी, वो डिफरेंट स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं अलॉन्ग विद द एबायोटिक फैक्टर के, वो वाटर, एयर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, उस सब को भी यूटिलाइज़ कर रही हो. अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज़ बर्ड्स मिलेंगी, डिफरेंट फिशेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और प्लांट स्पीसीज़ दिख रही हैं. जैसे कि ये बर्ड स्पीसीज़ है, ये डिफरेंट बर्ड स्पीसीज़ है, डिफरेंट फिश स्पीसीज़ है. यहाँ पर प्लांट्स हैं, ये मैंग्रोव प्लांट्स हैं. तो ये आपस में फिशेस इंटरेक्ट करती हैं, हो सकता है एक दूसरे पर फीड कर रहे हो, ठीक है, और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. ये जो बर्ड्स हैं ये इस प्लांट्स से इंटरेक्ट करती हैं, ये बर्ड्स प्लांट्स पर बैठती हैं, प्लांट्स का जो भी फूड है हो सकता है वो ये यहाँ पर अलग स्पीसीज़ हो जिनका वो फूड यूटिलाइज़ कर रही हूँ. तो इस तरीके से डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज़ कम्युनिटी. उसके साथ साथ वो अपने एबायोटिक फैक्टर्स को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एन इकोसिस्टम. अब इस इकोसिस्टम की जो स्पीसीज़ है इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है,
और ये फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन मतलब कि ये अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, वो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये बाहर ये फंक्शनल रोल प्ले कर रही है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जहाँ पर कम्युनिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करती है विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। लेट्स सी, ecosystem is a functional unit of nature. It is a self-sustainable unit of nature. It is comprised of complex interaction between biotic and abiotic component. कहने का मतलब ये है complex interaction है, मतलब आप इसको इजी ना लें कि ये इंट्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, नहीं, इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लांट एक बायोटिक कम्युनिटी होती है, ठीक है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इस प्लांट को अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में या कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि इनऑर्गेनिक यानी कि एबायोटिक फैक्टर है, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकेगा? ये प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? अगर आप अपने प्लांट्स को कमरे के अंदर रख के देख लें तो क्या उनको फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? नहीं होगा, वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएंगे। प्लांट्स को अगर आप वाटर नहीं देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो इंट्रैक्शन है उसको हम कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन कहते हैं, मतलब ये इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे ये कंप्लीट इंट्रैक्शन होता है दैट इज़ योर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम टर्म्स दी थी एजी टेंसले ने, और उन्होंने ये कंसेप्ट प्रपोज किया था इकोसिस्टम का 1935 में। All components that take part in the mutual interaction in the process of life is known as ecosystem. According to Tensley, ecosystem is a physical system by different biological association. इन्होंने क्या कहा है टेंसले ने? इस पर डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट अपने कंसेप्ट दिए हैं। इसमें E.P. ओडम भी आते हैं, एवन और टेंसले भी, लेकिन टेंसले अपनी बात रखते हैं क्योंकि इन्होंने ये प्रपोज किया था इकोसिस्टम। उन्होंने कहा है कि एक फिजिकल सिस्टम, कोई सा भी एक फिजिकल सिस्टम जहाँ पर डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशन हो रहे हो। मान लो एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड क्या हो गया? एक फिजिकल सिस्टम हुआ। उस पॉन्ड के अंदर वाटर, उस पॉन्ड के अंदर फिशेस, उस पॉन्ड के अंदर वाटर प्लांट स्पेसीज, उस पॉन्ड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपस में बायोलॉजिकल एसोसिएशन इनमें हो रहा है, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल लें तो आपका एक घर बना हुआ है, ठीक है, ये घर क्या हुआ? एक फिजिकल सिस्टम हुआ। इस फिजिकल सिस्टम में जो बायोलॉजिकल एसोसिएशन हो रहे हैं, मतलब एक कपल्स के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम इज़ एन ओपन, यहाँ पे आप देखेंगे, इकोसिस्टम इज़ एन ओपन सिस्टम, दीज सिस्टम्स में डिफर ऑफ दियर साइज। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम साइज़ में भी डिफर करते हैं और ये एक ओपन सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम अर्थ का एग्जाम्पल लें तो अर्थ इज़ एन ओपन एज वेल एज क्लोज सिस्टम। अर्थ को हम ओपन सिस्टम कैसे कहेंगे? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में अर्थ ओपन सिस्टम होता है और न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में ये क्लोज सिस्टम होता है। किस तरीके से? एनर्जी क्या होती है? जब हमने सनलाइट, एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, मतलब अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें, जो मतलब समुद्र के बिल्कुल नीचे वाली लेयर पे होते हैं, अगर हम उनकी बात ना करें तो बाकी जो भी अर्थ पर मौजूद है उन सब के लिए जो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का वो सन होता है। तो सन से सारी एनर्जी हमें मिल रही है, सोलर रेडिएशन मिल रही है, ठीक है। वो सारी सोलर रेडिएशन प्लांट्स, मतलब उसकी जो लेस देन 50% PAR होती है, जिसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, तो वो प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस में उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया, फूड स्टोर्स किया लीव्स में, फ्रूट्स में। उस फूड को हर्बीवोर्स ने, डियर्स ने, ग्रास होपर्स ने, या हम एनी ह्यूमंस ने एक वेजिटेबल्स के फॉर्म में उसको कंज्यूम किया। जब डियर्स ने उसको कंज्यूम किया तो उसके बाद उसको कार्निवोर्स ने डियर्स के ऊपर कंज्यूम किया। उसके बाद हो सकता है वो कार्निवोर्स डेड हो जाए। जब वो डेड हो जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा अर्थ के अंदर। डिकम्पोज होकर वापस वो एनर्जी जो है प्लांट उसको नहीं मिलेगी। सन को जो एनर्जी हमने ली थी वो एनर्जी सन के पास वापस नहीं जा रही। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ओपन इकोसिस्टम। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स सोइल से आए थे, प्लांट्स ने उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके फूड बनाया था और अपनी लीव्स में स्टोर किया था। उसके बाद वो फूड प्रोड्यूस उसने हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया था और वो फिर उसके बाद कार्निवोर्स ने उसके कंज्यूम किया, वो डिकम्पोज हुआ, वापस से वो सारे मिनरल्स हमारे अर्थ को मिल जाएंगे।
तो ये क्लोज साइकिल है, मतलब मिनरल्स यूज़ हुए, उनको डिफरेंट अथॉरिटी ने उनको यूटिलाइज़ किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स ने डिफरेंट टॉपिक लेवल से उनको यूटिलाइज़ किया, एंड एट द एंड वो हमारे अर्थ को वापस मिल गया. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोज इकोसिस्टम एज वेल एज ओपन इकोसिस्टम. ओके, नेक्स्ट द फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड द बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जैसे मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, वाटर, रॉक्स, गैसेस एंड मिनरल्स. एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स का. प्लांट्स ने जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो एक ये ट्री है, ये जब फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको क्या क्या चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा. ठीक है, इसको मिनरल्स चाहिए जो कि सॉइल के अंदर है, वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. रॉक मतलब सॉइल, मतलब रॉक की वेदरिंग करके सॉइल होती है, वही सब. देन गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके प्लांट ने जो फूड बनाया स्टार्च, वो स्टार्च क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ किया और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया इन द क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वट एवर प्रेशर इज देयर. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं एबायोटिक फैक्टर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर्स होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं. और इसमें सिर्फ प्लांट्स नहीं, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स ये अपना खाना खुद से बनाते हैं. ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स हम लोग होते हैं जो हम प्लांट्स पे या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं. लाइक सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को हम कहते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्योंकि वो प्लांट्स पर फीड करते हैं. प्लांट ही था प्रोड्यूसर, इसने अपना खाना खुद बनाया, इट इज़ ऑटोट्रॉफ. अब इस प्लांट को फीड किया डियर ने. ओके, तो आपकी डियर क्या हुई, प्राइमरी कंज्यूमर, और इसको हम कहेंगे हर्बीवोर्स क्योंकि ग्रीन प्लांट्स पर फीड कर रही है. उसके बाद कंज्यूमर्स में दूसरी वेराइटी होती है सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं. प्राइमरी कार्निवोर्स क्यों, क्योंकि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उन पर फीड करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इस डियर पर फीड किया टाइगर ने. ठीक है, तो टाइगर क्या हुआ यहाँ पे, प्राइमरी कार्निवोर्स. इसके अलग फैक्टर्स होते हैं कंज्यूमर्स के. सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर जिसको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं. और देन उसके बाद आता है लास्ट नंबर पर टॉप कार्निवोर्स. ओके, टॉप कार्निवोर्स को कोई नहीं खाता. टॉप कार्निवोर्स बिग प्रेडेटर्स होते हैं. अब यहाँ पर ये साइकिल जो है ये वेरी करती है. हो सकता है ग्रासेस यहाँ पे हों, ग्रासेस भी तो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, अपना खाना खुद से बनाती हैं. इन ग्रासेस पर ग्रास होपर फीड कर रहा हूँ तो ग्रास होपर क्या होगा आपका, प्राइमरी मतलब हर्बीवोर्स होगा. उस ग्रास होपर पर फ्रॉग अगर फीड कर रहा हो तो फ्रॉग हो जाएगा प्राइमरी कार्निवोर्स. उस फ्रॉग पर हो सकता है स्नैक फीड कर रहा हो तो स्नैक हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर्स. देन उस स्नैक पर ईगल फीड कर सकता है तो वो हो जाएगा टॉप कार्निवोर्स. फिर ईगल को कोई नहीं खाएगा तो वो इसी वजह से उसको टॉप कार्निवोर. तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक अगर मैंने आपको बोल दिया कि स्नैक टर्शरी कंज्यूमर्स में आ रहा है सेकेंडरी कार्निवोर से, तो ज़रूरी है कि हर एक साइकिल में स्नैक सेकेंडरी कंज्यूमर ही रहे. प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है. ठीक है, बट डिपेंड्स करता है कि साइकिल, क्योंकि इसी तरीके से जब फूड चेन बनती है तो वो फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती है. फूड चेन का कोई एक प्रोसीजर नहीं है कि एक इकोसिस्टम के अंदर इसी तरीके से वो फॉलो करेगी. ये फूड वेब में कन्वर्ट होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिक्सर होता रहता है. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर. नेक्स्ट, इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा क्रोकोडाइल है ये एक फ़िश को खा रहा है. ठीक है, ये क्रोकोडाइल यहाँ पे
और ये पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो है कि ये क्रोकोडाइल फिश को खा रहा है, तो दोनों बायोटिक फैक्टर्स हैं। इन बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूसर होंगे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, जो ओशियन के अंदर फूड प्रोड्यूस करते हैं। उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया होगा फिशेज़ ने, तो फिशेज़ हुई यहाँ पे कंज्यूमर्स। इन कंज्यूमर्स को अब खा रहा है ये क्रोकोडाइल, तो ये टॉप कार्निवोर्स के अंदर आएगा, ये भी कंज्यूमर की ही कैटेगरी है। उसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये मर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो हो जाते हैं डिकम्पोजर्स। उसके बाद ये मिनरल्स इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसी और एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जो कि मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे टेम्परेचर, सनलाइट एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से कितने टाइप होते हैं, इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में 2 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम जो टोटली सोलर रेडिएशन पर डिपेंड होते हैं, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे होते हैं जो सोलर रेडिएशन पे तो डिपेंड होते हैं, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होता है विंड, रेन एंड टाइड्स। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइडल एस्चुरीज एंड कोरल रीव्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इकोसिस्टम है वो टोटली डिपेंड होते हैं सोलर रेडिएशन पे, लेकिन उनकी जो मैकेनिकल मूवमेंट है, लाइक फिशेस का कुछ सिस्टम होता है, फिशेस को स्कूल बोलते हैं, एक नंबर ऑफ फिशेस को, वो जब मूव करती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उनका एक सिस्टम होता है कि उनको इसी डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो उस जगह पर वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करती हैं विंड को या टाइड्स को यूज़ करती हैं। सो ये इस तरह के इकोसिस्टम को हम बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन ये सोलर रेडिएशन के अलावा एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, दैट इज़ विंड, रेन और टाइड्स। तो ये इकोसिस्टम है ट्रॉपिकल इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टाइडल एस्चुरीज एंड कोरल रीव्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम जो कि नेचुरल इकोसिस्टम है, देन कोरल रीव्स, यह भी नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम जो टोटल सोलर एनर्जी पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड एंड एक्वाकल्चर पॉन्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड एंड एक्वाकल्चर पॉन्ड, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्वाकल्चर पॉन्ड है। देन कुछ इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड होते हैं, लाइक अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इकोसिस्टम यहाँ पे आपने देखा पॉन्ड इकोसिस्टम, दिस वन पॉन्ड इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, और ये जो इकोसिस्टम है ये है एक्वाकल्चर पॉन्ड जो कि मैन मेड इकोसिस्टम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम में आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज़ फिश की मिलेंगी, ठीक है, ये डिफरेंट स्पेसीज़ हैं। इवन उसके साथ साथ आपको प्लांट्स की, जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी भी कुछ स्पेसीज़ मिलेंगी, कुछ वाटर ग्रासेस भी मिलेंगी, कुछ डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म भी आपको यहाँ पे पॉन्ड के अंदर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक। लेकिन जो मैन मेड इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमने ये पॉन्ड बनाया, ये एक्वाकल्चर बनाया, तो ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें फ़िश को कल्चरली कल्टीवेट करना है, मतलब हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फ़िश की 1 या 2 स्पेसीज़ मिलेंगी जो कि हमें एक्चुअली ग्रो करानी है वहाँ पे। तो ये मैन मेड पर्पज़ के लिए बना हुआ है, तो यहाँ स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हाई होती है क्योंकि कमर्शियली एक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। लेकिन और इस वाले इकोसिस्टम में, नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि नेचुरल इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज़ की वो बहुत हाई होती है, और मैन मेड इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कम होती है। ओके, नेक्स्ट ये है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस वन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज़ ओशन इकोसिस्टम। यहाँ पे किस तरीके से फूड चेन चल रही है, टर्टल फिशेस को खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ योर एस्चुरिन इकोसिस्टम एंड दिस इज़ योर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, ये आपका डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, वाओ, एंड दिस इज़ योर हॉट डेजर्ट इकोसिस्टम। ओके, अभी हम देखते हैं ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एग्रीकल्चरल फील्ड, इसको हम एग्रो इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंस समझेंगे।
ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम था और ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाएं तो फॉरेस्ट के अंदर आप डिफरेंट एनिमल स्पेसीज देखेंगे, ओके, डिफरेंट प्लांट स्पेसीज, डिफरेंट ग्रास स्पेसीज, डिफरेंट हर्ब्स, डिफरेंट शर्ब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि एक एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जाते हैं जिसको हम एग्रो इकोसिस्टम बोलते हैं, तो वो वहाँ पर हमने जो स्पेसीज जो क्रॉप्स लगाई हैं आपको सारी क्रॉप्स सिमिलर तरीके की मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसीज होती हैं वो कम होती हैं, मतलब स्पेसीज के नंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। हमने अभी स्पेसीज कंपोजिशन की बात करेंगे, तो ये देखिए आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्पेसीज कम है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होती है और यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ओके, ये है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। ये हम देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। ये मैंने एनसीईआरटी की कटआउट ली है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को उन्होंने बताया है कि फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी सिमिलर वे में टेंसले ने अपनी बात रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पेसीज कंपोजिशन। एनुमरेशन होता है, यहाँ पे इन्होंने दिए दो टर्म्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन। ये मिलके बनाती है स्पेसीज कंपोजिशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ यहाँ पर, ये एक इकोसिस्टम है, ओके, एक फॉरेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। इस फॉरेस्ट में कुछ स्पेसीज़ हैं जो कि राउंड स्पेसीज़ हैं, ओके। ये मुझसे राउंड इतना कंप्लीट प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ राउंड स्पेसीज़ हैं, ये आपकी राउंड स्पेसीज़, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्टार स्पेसीज़ हैं, ओके, स्टार स्पेसीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ ट्रायंगल स्पेसीज़ हैं, ओके। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट आर द नंबर ऑफ स्पेसीज़, तो आप लोग बोलेंगे ट्रायंगल, स्टार एंड सर्कुलर, 3 नंबर ऑफ स्पेसीज़ हुई। अब मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज़, तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल के जो नंबर है, ट्रायंगल के 2 नंबर हैं और स्टार्स आपकी 3 हैं, उसके बाद जो राउंड स्पेसीज़ है वो 4 हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसीज़, एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ द स्पेसीज। तो आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट स्पेसीज कंपोजिशन। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट की स्पेसीज हो, किसी फॉरेस्ट के अंदर आप एनिमल स्पेसीज का भी स्पेसीज कंपोजिशन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्पेसीज़ हैं एनिमल्स की। एग्जाम्पल, टाइगर स्पेसीज़ होगी, एलिफेंट स्पेसीज़ होगी, डियर स्पेसीज़ होगी, सांबर एक स्पेसीज़ होगी, तो ये और भी लाइक जैकॉल, फॉक्स, ये सारी स्पेसीज़ मिलेंगी आपको फॉरेस्ट में। तो आप डिफाइन करेंगे कि इतनी नंबर ऑफ स्पेसीज़ हैं, उसके बाद कितने टाइगर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर में भी एक फॉरेस्ट के अंदर 10 या 12 टाइगर हो, तो 12 टाइगर एंड 25 डियर स्पेसीज़ एंड 35 जैकॉल स्पेसीज़ लाइक दिस। सो यू विल से दैट दिस नंबर ऑफ स्पेसीज़ फॉर द पर्टिकुलर स्पेसी, नंबर ऑफ स्पेसीज़ फॉर द पर्टिकुलर स्पेसीज़। तो ये हो जाएगा आपका स्पेसीज़ एनुमरेशन। तो आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स स्पेसीज़ कंपोजिशन, ओके। अब आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. For example, trees occupying top vertical strata or layers of forest, shrubs, and the second the herbs and grasses occupying the bottom layer. इनकी कहने का मतलब है कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप यहाँ इस पिक्चर में देखिए, जो नीचे वाली लेयर है ये ग्रास लेयर है, ठीक है, सब एक लेवल में यहाँ पर है यहाँ तक। उसके बाद ये थोड़ी सी हर्ब्स की एक लेयर आती है, स्मॉल हर्ब्स की, ओके। उसके बाद आती है श्रब की एक लेयर, उसके बाद आती है बिग ट्रीज़ की लेयर, फिर उससे भी बड़े जो ट्रीज़ होती हैं उनकी लेयर। तो ये जो वर्टिकली एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकली, स्ट्रेटा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ओके। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर नहीं होता, ये आपको पॉन्ड्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, ये आपका पॉन्ड्स है, ओके। इस पॉन्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पर जनरली चार जोन होते हैं। एक होता है लिटोरल जोन, जो यहाँ कॉर्नर्स पे होते हैं, स्पेसीज़ होती हैं लिटोरल जोन पे,
उसके बाद होता है लिम्नेटिक जोन, जो ओशियंस के फ्लोर पे एकदम जो ऊपर वाला वाटर होता है वहाँ पे स्पेसीज़ होती हैं। इस जोन को बेसिकली हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। तो कुछ स्पेसीज़ पर्टिकुलर उसी एरिया में रहना प्रीफर करती हैं और कुछ स्पेसीज़ यहाँ पे ये लिटोरल जोन पे रहना प्रीफर करती हैं। उसके बाद जो सेकेंड जोन होता है जो इससे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफंडल जोन। तो यहाँ पे स्पेसीज़ पर्टिकुलर स्पेसीज़ यहाँ पे रहती है प्रोफंडल जोन। एंड लास्ट जोन होता है बेंटिक जोन, जो कि पॉन्ड्स के बॉटम में होता है। तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसीज़ इसी जोन में रहना प्रीफर करती हैं। तो ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रैटिफिकेशन, इसको वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं इन पॉन्ड्स। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब जो इकोसिस्टम के फंक्शन है वो 4 फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं बाय द एनसीईआरटी: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। इनको हम देखते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना फूड हमने प्रोड्यूस किया। मतलब एक जो फूड कौन प्रोड्यूस करता है? ऑटोट्रॉफ्स फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक प्लांट ने, एक ट्री ने कितना फूड प्रोड्यूस किया, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट जो प्रोडक्टिविटी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो 2 टाइप की होती है। ये प्लांट्स वाली प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, जिसको हम कहते हैं जीपीपी और एनपीपी, नेट प्राइमरी, जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस करी, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी क्या होती है? मतलब प्लांट्स ने जितना भी फूड बनाया और उसको स्टोर्स किया अपनी लीव्स के अंदर, क्योंकि फूड लीव्स में स्टोर होता है, उसको कहते हैं जीपीपी। उसके बाद प्लांट्स ने उसमें से कुछ परसेंटेज में अपने रेस्पिरेशन में यूज़ किया और उसके बाद वो स्टोर लीव्स के अंदर रहा फॉर द हर्बीवोर्स, के जो हर्बीवोर्स उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, वो बचा एनपीपी। तो एनपीपी जनरली क्या होता है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। ओके, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द रेट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब एक ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन या फिर बायोमास के प्रोडक्शन की रेट पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये हेट्रोट्रॉफ्स के जरिए होती है। जो एनपीपी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हेट्रोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल होती है। इन हेट्रोट्रॉफ्स में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं एंड डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है। जीपीपी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के साथ साथ। और एनपीपी होता है कि टोटल जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। एग्जाम्पल, जो हमने फूड लिया, फूड खाया प्लांट से, वो हमारे लिए अवेलेबल था एज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की अवेलेबल थी, उसको हमने ले लिया, ह्यूमंस ने उसको ले लिया या फिर प्लांट एनिमल्स ने उसको ले लिया, फूड को ले। अब वो फूड अपनी बॉडी के अंदर जब उसको खाएंगे, हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज। तो जब वो ग्लूकोज बन के स्टोर होगा, दैट इज़ नोन एज न्यू ऑर्गेनिक मैटर। जो हमने नया ऑर्गेनिक मैटर अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया है, उसको हम कहते हैं न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। तो इसकी जो रेट है, इसके फॉर्मेशन होने की जो रेट है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, जो पूरे अर्थ की, हमारे पूरे बायोस्फीयर की नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो होती है 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन इन ड्राई वेट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है इकोसिस्टम का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्जन होता है। अभी तक हम प्रोडक्टिविटी में क्या कर रहे थे? प्रोड्यूस कर रहे थे प्लांट्स, जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? वही ऑर्गेनिक मैटर आपका इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी जिसने भी इसको यूटिलाइज़ किया, वो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो भी ह्यूमंस डिकम्पोज हो जाते हैं, ह्यूमंस मर जाते हैं, तो वो सॉइल को उनका न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। और जब सॉइल को हमारे ये सारे ऑर्गेनिक मैटर्स मिल जाएंगे, तो वो इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है, ये होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में डिफरेंट स्टेप्स होती हैं जो कि साइमल्टेनियसली फ्लो करती हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन। ये सारे डिटेल्स में प्रोसेस हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजिशन में डेट्रिटस एक वर्ड्स यूज़ होता है, डेट्राइटस। जो डेड प्लांट्स रिमेंस होता है जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेंस, उन सबको हम डेट्राइटस कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कैसे होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है हमारे इकोसिस्टम का। किसके एक्सेप्ट क्या, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, मतलब जो ओशियन के, ये जैसे आपका ओशियन है, इसके जो लास्ट वाली जो लेयर होती है यहाँ पे बेंटिक लेयर, इसको जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको कीमोऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, तो उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो कीमोऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो केमिकल के ज़रिए, आर्कियोबैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है, वो केमिकल के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, कीमोऑटोट्रोफ, थर्मोऑटोट्रोफ्स इस तरीके से होते हैं जो थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, तो इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट नहीं है, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी करता है। ठीक है, बाकी पूरे अर्थ का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है। अब वो सनलाइट किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम में फ़्लो करती है। अब जी सनलाइट है, 100% सनलाइट आ रही है, सोलर रेडिएशन, उसमें से 100% में से लेस देन 50% जो सनलाइट है, जिसको हम PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो प्लांट्स ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए वो रेडिएशन लिए, उसमें से 2 to 10% रेडिएशन को 2 to 10% रेडिएशन को वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं GPP। तो 2 to 10% होती है GPP। उसके बाद रेस्पिरेटरी लॉस करने के बाद जो एक्चुअल में जो प्रोडक्टिविटी होती है NPP, वो होती है 1.6 to 8%। दिस इज़ NPP। अब ये एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में फूड चेन एंड फूड वेब के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड चेन होती है, जब फूड चेन बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जब जो कि प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है, जब प्लांट्स ने, ट्रीज़ ने खाना बनाया तो वो क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर्स हुए, उन्होंने फूड तैयार किया, खाना बनाया, उनका जो मेन सोर्स है वो लाइट से उन्होंने खाना बनाया। अब उसके बाद उस खाने को जो उन्होंने फूड लीव्स प्रिपेयर की, उसको हर्बीवोर्स फीड करते हैं। उसमें ग्रासेस अगर हैं तो उनको ग्रास ऊपर फीड करते हैं, या अगर इंसेक्ट्स फीड करते हैं, या प्लांट्स हैं तो उनको डियर्स और अदर हर्बीवोर्स यूज़ करते हैं, फिर उनको अदर कार्निवोर्स यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन होती है जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट होती है डेट्राइटस फूड चेन, यहाँ पर लिख देती हूँ, ग्रेजिंग फूड चेन एंड अदर होती है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेट्राइटस से। मैंने भी आपको वर्ड बताया था डिकम्पोजिशन के अंदर, डेट्राइटस। डेट्राइटस वो होता है डेड प्लांट रिमेन लाइक लीव्स, बार्क्स एंड फ्लावर्स। तो इस तरह का, ह्यूमंस ऑल्सो जो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वहाँ से ये चेन स्टार्ट होती है। एक बार डेड होने के बाद वो उनमें अदर स्टेप्स शुरू हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन होने लगता है, लीचिंग होने लगती है, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बन जाता है और वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है। वो जो जब यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। अब इन दोनों में एक बिग डिफरेंस ये है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ये ग्रेजिंग फूड चेन मेन सोर्स है एनर्जी फ्लो का एक्वेटिक इकोसिस्टम में। मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मैंने आपको बताया। ये फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ओशन के अंदर। ये फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगे, फूड बनाएंगे, उन फूड को जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, उन जू प्लैंक्टन्स को छोटी फ़िश खाएंगे, उन फिशेस को बड़ी बड़ी फिशेस खाएंगी, फिर उनको बड़े ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स उसके ओशन के अंदर है वो खाएंगे। तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो होता है ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू, वो होता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। ओके, लेकिन जो मेन सोर्स हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे जो हम ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एनर्जी फ्लो, उसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है डेट्राइटस फूड चेन से। वो कैसे? क्योंकि जो जब डिकम्पोज होने के बाद सॉइल के अंदर मिनरल्स मिक्स हो गए हैं और वो मिनरल्स को एक प्लांट यूज़ कर रहा है, तो हमारा सिस्टम कहाँ से यूज़ हो रहा है? प्लांट से यूज़ हो रहा है ना। हम जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमारी चेन जो टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं वो डेट्राइटस फूड चेन से स्टार्ट होती है, लेकिन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में ऑर्गेनिज्म है उनकी फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से स्टार्ट होती है।
ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, ये 10% जो 10% लो होता है लिंडनमैन का, वो फॉलो करता है। 10% लो ऑफ लिंडनमैन, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी पास करती है तो 10% एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हम कवर करेंगे, उसको मैं बाद में कवर करूँगी। और न्यूट्रिएंट साइकिल भी एक बड़ा टॉपिक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल को भी हम बाद में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज ऑल अबाउट